समाजशास्त्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतों के संदर्भ में। पिछली वर्चुअल कक्षा में हम बात कर चुके हैं चक्रीय सिद्धांत और रैखिक सिद्धांत क्या है, रैखिक सिद्धांतों में किन किन सिद्धांतों को सम्मिलित किया जाता है। रैखिक सिद्धांतों के अंतर्गत हमने ऑगस्ट कॉम्त, कार्ल मार्क्स और हर्बर्ट स्पेंसर की चर्चा की थी। चक्रीय सिद्धांतों में हम बात करेंगे पिट्रिम सोरोकिन, टॉयनबी और स्पेंगलर की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिट्रिम सोरोकिन का चक्रीय सिद्धांत। सोरोकिन ने अपनी पुस्तक जिसका नाम है सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, उसमें सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत की चर्चा उन्होंने की है। चक्रीय सिद्धांत का विश्वास मूल रूप से इस बात में है जिस प्रकार कर्मवाद के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की जन्म, विकास व मृत्यु की प्रक्रियाएं होती हैं, उसी प्रकार संस्कृतियों का भी चक्र चलता है। कर्मवाद के सिद्धांत के अनुसार जैसे हम कहते हैं कि पिछले जन्मों का जिस तरह का कर्म है उसका फल हम इस जन्म में भोग रहे हैं, और इस जन्म में जो कर्म हम करेंगे उसी तरह का योनि अर्थात शरीर हमें अगले जन्म में मिलने वाला है। तो जिस तरह से कर्मवाद विभिन्न प्रजातियों के उत्पत्ति, उनके विकास और उनकी मृत्यु और उनके पुनः उद्भव की बात करता है, उसी तरह से चक्रीय सिद्धांत संस्कृतियों के उद्भव, विकास, विनाश और पुनः उनकी उत्पत्ति की बात करते हैं। तो सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में 3 प्रकार की संस्कृतियों की चर्चा की है। पहली संस्कृति जिसको वो इंद्रिय परक संस्कृति अथवा सेंसेट कल्चर कहते हैं, दूसरी संस्कृति जिसको वो विचारणात्मक संस्कृति अथवा आइडिएशनल कल्चर कहते हैं, और तीसरी संस्कृति जिसको सोरोकिन ने आदर्शवादी संस्कृति आइडियलिस्टिक कल्चर कहा है। पहली जो संस्कृति है जिसको सोरोकिन ने इंद्रिय परक या सेंसेट कल्चर कहा है, उसमें उन्होंने इस संस्कृति के अंतर्गत भौतिक सुख को महत्वपूर्ण माना है कि संस्कृति की वह अवस्था जिसमें एक संस्कृति विशेष के लोग ऐहिक जगत को महत्व प्रदान करके भौतिक सुख को ही जीवन का आधार मानते हैं, परम मूल्य मानते हैं, लक्ष्य मानते हैं, ऐसी संस्कृति को इंद्रिय परक संस्कृति कहा जाता है। अर्थात शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग इंद्रिय परक संस्कृति करती है। जो वस्तुएं भावनात्मक हैं जैसे कला है, साहित्य है, धर्म है, उनको भी ये संस्कृति भौतिक आधार प्रदान करती है। इस प्रकार की संस्कृति में संस्कृति के जो उपादान हैं, घटक हैं, उनको देखा, छुआ अथवा सूंघा जा सकता है। सही अर्थों में ये संस्कृति जिसको हम चारवाक संस्कृति भी कहते हैं, खाओ पीवो और मौज उड़ाओ के दर्शन को लिए हुए रहती है। जो भी कोई वस्तु इंद्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती वह इस संस्कृति में अपना स्थान नहीं पाती है। इस संस्कृति में धर्म का महत्व घटता जाता है और वस्तुओं के मूल्यांकन का आधार उनके भौतिक उपयोगिता ही रहते हैं। व्यक्ति अधिक से अधिक समृद्ध होना चाहते हैं और भौतिक साधनों से संपन्न होने के लिए वे
मर्टन के शब्दों में अवसरवादी साधनों का प्रयोग करते हैं। तो इंद्रियपरक संस्कृति सुविधाओं को जुटाने के लिए प्रौद्योगिकी का विस्तार चाहती है, जिससे आराम के साधन बढ़ें। या हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान विश्व में इंद्रियपरक संस्कृति का जोर है। इंद्रियपरक संस्कृति ने ही संपूर्ण विश्व को अपने प्रभाव में ले रखा है। ये पहली प्रकार की संस्कृति पीटरिम सोरोकिन ने बताई है। ऐसी संस्कृति जिसमें व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाओं के साधन जुटाने का प्रयास करता है और इसके लिए वह अवसरवादी साधनों का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकता है। या हम कहें चारवाक के शब्दों में खाओ पियो मौज उड़ाओ के दर्शन को लेकर व्यक्ति आगे बढ़ता है। पूंजीवादी जो युग है उस युग में इसी तरह की संस्कृति प्रभावी होती है। सोरोकिन ने जो संस्कृति का दूसरा प्रकार बताया था वो नाम उन्होंने दिया था विचारणात्मक या आइडिएशनल कल्चर। विचारणात्मक संस्कृति इंद्रियपरक संस्कृति की विपरीत है, जिसमें भौतिक सुख को स्थान नहीं मिलकर ईश्वरीय व आध्यात्मिक चिंतन प्रधान रहता है व्यक्ति के जीवन में। विचारणात्मक संस्कृति का उद्देश्य धर्म, दर्शन व अंतिम सत्य की खोज करना रहता है कि जीवन का अंतिम सत्य क्या है। उसको खोज को ध्यान में रख के व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित जितने भी प्रयास हैं उन प्रयासों को वो पूरा करता है। विचारणात्मक संस्कृति में त्याग और संन्यास अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जैसे हमने इंद्रियपरक संस्कृति में बात करी थी खाओ पियो और मौज उड़ाओ की, विचारणात्मक संस्कृति में त्याग एवं संन्यास अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शारीरिक आराम को यहाँ पर ज़्यादा महत्ता या हम कहें बिल्कुल भी महत्ता प्रदान नहीं की जाती। यह संस्कृति उपयोगितावादी नहीं होती है और ना ही इस संस्कृति में किसी तरह के नए तकनीकी या प्रौद्योगिकी आविष्कारों की चर्चा होती है। यहाँ कला, साहित्य, आर्थिक, राजनीतिक व व्यावहारिक व्यवस्थाएं सभी धर्म, आचार शास्त्र व ईश्वर से ओतप्रोत एवं प्रेरित होते हैं। विचारणात्मक संस्कृति का उद्देश्य ऐहिक परकता से दूर हटकर शाश्वत सत्य से साक्षात्कार करना होता है। प्राचीन भारतीय संस्कृति जिसमें व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए कार्यरत रहता था, आध्यात्मिक उन्नति की बात करता था, उसको हम इस विचारणात्मक संस्कृति का उदाहरण मान सकते हैं। तीसरी तरह की जो संस्कृति जिसकी चर्चा पीटरिम सोरोकिन ने की है वो तीसरी तरह की संस्कृति है आदर्शात्मक संस्कृति। सोरोकिन के अनुसार जब भी इंद्रियपरक संस्कृति परिवर्तन की प्रक्रिया में विचारणात्मक संस्कृति की तरफ आती है या विचारणात्मक संस्कृति परिवर्तन की प्रक्रिया में इंद्रियपरक संस्कृति की तरफ जाती है, तो बीच में आदर्शात्मक संस्कृति की अवस्था आती है। इसमें दोनों का समन्वय रहता है। भौतिक उपयोग के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी इस संस्कृति का लक्ष्य रहती है कि न केवल व्यक्ति शारीरिक सुखों के लिए कार्य करे अपितु वह आध्यात्मिक उन्नति को भी महत्व प्रदान करे। इसमें भौतिक सुखों और आध्यात्मिक चिंतन का समन्वय होता है। विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, अध्यात्म किसी की उपेक्षा नहीं की जाती। ज्ञान का उपभोग होता है, वह केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए ही नहीं होता। तो इस तरह से तीन तरह की संस्कृतियों की चर्चा पीटरिम सोरोकिन ने की है और उसमें उन्होंने इन तीनों में सामाजिक परिवर्तन के चक्र में ये तीनों स्तर प्राप्त होते हैं। कभी इंद्रियपरक संस्कृति रहती है,
फिर आदर्शात्मक आती है, फिर विचारणात्मक आती है, विचारणात्मक से फिर आदर्शात्मक और इंद्रियपरक संस्कृति। इस तरह से ये चक्र घूमता रहता है। सोरोकिन ने 2 प्रश्न उठाए हैं व्यक्ति के लिए, 2 प्रश्न उन्होंने उठाए हैं और उन प्रश्नों के उत्तर में ही इन सांस्कृतिक अवस्थाओं का उत्तर है। 2 प्रश्न कौन से? पहला प्रश्न है अंतिम सत्य क्या है, और दूसरा प्रश्न है जीवन के सर्वोच्च मूल्य कौन से अथवा क्या होने चाहिए। अगर पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि जो कुछ दिखाई देता है वही अंतिम सत्य है, इसका अभिप्राय ये है कि इंद्रियपरक संस्कृति के स्तर पर वह व्यक्ति है। रोटी, कपड़ा, मकान, फैक्ट्री, खट्टा मीठा, गरम ठंडा, ये सारे तत्व जो कुछ हमें देख रहे हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम सूंघ सकते हैं, वही अगर सत्य हैं तो फिर इंद्रियपरक संस्कृति की स्थिति है। दूसरा इसका उत्तर ये हो सकता है, पहले का जो जिसमें हमने ये कहा कि अंतिम सत्य क्या है, और जिसकी बात अपन ने ये करी थी अभी कि जो देख सकते हैं वही अंतिम सत्य है, तो जीवन के सर्वोच्च मूल्य क्या होने चाहिए? खाओ पियो और मौज उड़ाओ, कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वही सत्य है, तो जो दिखने वाली चीज़ें हैं उनका अधिकतम उपभोग किया जाना चाहिए। ये इंद्रियपरक संस्कृति है। अगर अंतिम सत्य क्या है का जवाब ये है कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वो तो नष्ट हो जाएगा, इसलिए जो नहीं दिखाई दे रहा है वो अंतिम सत्य है। ऐसी स्थिति में जीवन के सर्वोच्च मूल्य मोक्ष और संन्यास से संबंधित होंगे, कि जो कुछ दिख रहा है वो क्षण भंगुर है, और क्षण भंगुर होने के नाते उसको नष्ट होना ही है, इसलिए उसमें वक्त जाया ना करके जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। तो ऐसी संस्कृति विचारणात्मक संस्कृति होगी। अगर पहले प्रश्न का उत्तर है कि जो दिखाई दे रहा है वो भी सत्य है और जो दिखाई नहीं दे रहा है वो भी सत्य है, कि जो चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है वो हमारी सीमा है, हम देख नहीं पा रहे हैं, अपितु जो दिखाई नहीं दे रहा है वो भी सत्य है, दोनों ही सत्य हैं। तो ऐसी स्थिति में इंद्रियपरक और विचारणात्मक दोनों संस्कृतियां मिल जाती हैं और आदर्शात्मक संस्कृति की स्थिति आती है, और उसमें यह है कि जो कुछ है उसका उपभोग व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति में लगाए, और इस तरह की संस्कृति को हम आदर्शात्मक संस्कृति कहते हैं। तो ये तो था पिट्रिम सोरोकिन का चक्रीय सिद्धांत। इसके अलावा हमने और 2 सिद्धांतों की चर्चा करी थी। एक था विल्फ्रेडो पारेटो। पारेटो ने पुस्तक लिखी है द माइंड एंड सोसाइटी। पारेटो का सिद्धांत अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत कहलाता है। पारेटो ये कहते हैं कि समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, एक सामान्य व्यक्ति और दूसरे अभिजात वर्ग के लोग, एलिट क्लास के लोग। ये एलिट क्लास के लोग अपनी योग्यताओं को खोने के कारण सामान्य लोगों में या निम्न वर्ग में चले जाते हैं, और निम्न वर्ग के लोग अपनी क्षमताओं योग्यताओं में अभिवृद्धि करके अभिजात वर्ग में सम्मिलित होते रहते हैं। इस तरह से अभिजात वर्ग में नए लोगों की भर्ती होती रहती है, पुराने लोग जो सक्षम नहीं हैं वो निम्न वर्ग की तरफ जाते रहते हैं, और ये सर्कुलेशन एलिट वर्ग के बनने का निरंतर चलता रहता है और सामाजिक परिवर्तन होता रहता है। तीसरा जो सिद्धांत था वो था टॉयनबी का सिद्धांत। टॉयनबी ने पुस्तक लिखी है ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री, और उसमें इन्होंने टॉयनबी ने सभ्यताओं के विकास, स्थिरता और पतन, इन 3 के संदर्भ में इनको परिवर्तन के क्रम में देखा है। उन्होंने कहा कि सभ्यताओं का विकास होता है, वे स्थिर रहती हैं, और फिर उनका पतन होता है। तो इस तरह से टॉयनबी परिवर्तन की बात करते हैं। एक हम बात करते हैं स्पेंगलर की। स्पेंगलर ने पुस्तक लिखी है द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट, और डिक्लाइन ऑफ वेस्ट में वो ये कहते हैं कि जिस तरह से ऋतुएं बदलती हैं उसी तरह से संस्कृतियों में भी परिवर्तन होता है। ऋतुओं में परिवर्तन का क्रम जिस तरह से हमें देखने को मिलता है, बसंत, ग्रीष्म, शिशिर,
हेमंत ऋतुओं के समान नियमित अवस्थाएं संस्कृतियों में भी चलती रहती हैं। तो ये थे सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत, और इसी के साथ सामाजिक परिवर्तन का अध्याय समाप्त हुआ। अगले क्लास में हम जो शेष छोटे रहे हैं अध्याय, उनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।